हेलो दोस्तों, तो हमारी आज की कहानी है बेटे के कान भरने वाली और बहू को बेटे से पिटवाने वाली लालची सास को बहू ने एक दिन ऐसा सबक सिखाया। माँ, आप यहाँ इस तरह बरामदे में क्यों बैठी हैं? कोई बात हुई है क्या? इतनी गर्मी में आप बाहर बैठे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए अंदर आराम से कमरे का एसी ऑन करके बैठिए। देखिए आपका चेहरा कैसे पसीने से लथपथ है। और अगर आप यहाँ हैं तो सरिता कहाँ है? चलो चलो अंदर चलो। राघव अपनी माँ कुमुद जी से कहता है। कुमुद जी ने पहले तो इधर उधर देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है। फिर मुंह बनाकर बोली, बेटा अब इस उम्र में मेरे साथ कौन ही बैठेगा और कौन इस बुढ़िया से बात करेगा? तुम ही बोलो। वह तो अपने कमरे में आराम कर रही होगी, इसीलिए मैं चुपचाप यहाँ आकर बैठ गई। उसे कहाँ फुर्सत मिलती है आराम करने और अपने मायके वालों से बात करने से। और वैसे भी कल की ही बात है, मैंने सुना बहू अपने मायके वालों को फ़ोन करके कह रही थी कि आजकल बिजली का बिल बहुत आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों बेटे बहू का खर्चा बढ़ाऊं, इसीलिए कमरे का पंखा बंद करके बाहर आकर बैठ गई। पर बेटा यह सब बातें तुम बहू से मत करना, वरना वह नाराज़ हो जाएगी। और जिस घर में बहू नाराज़ होती है उस घर में बड़े बुजुर्गों की क्या हालत होती है यह तो तुम जानते ही होंगे। तुम तो पैसे कमाने के लिए घर से बाहर रहकर इतनी मेहनत करते हो और मैं यहाँ बहू के साथ घर में अकेली रहती हूँ। इतना कह कुमुद जी अपने आंसू पोंछने लगी। राघव बोला, क्या सरिता ने यह सब कहा? आजकल उसका दिमाग बहुत चलने लगा है। अरे माँ, आप इस घर की मालकिन हैं, आपको जैसे जी चाहे रहो। किसी के बाप में इतनी हिम्मत जो आपको रोक सके? देखो ना मेरी सफ़ेद शर्ट की क्या हालत कर दी है इसने, बिल्कुल पीली पड़ गई है। दिन भर अपने मायके वालों से ही बात करती रहती है, पर एक बार अपने भाई या बाप से नहीं कहा होगा कि हाँ सावन का महीना जाने को आया है, इसी बहाने अपने दामाद के लिए नए कपड़े भिजवा दो। और मेरे कपड़ों में आयरन भी ऐसे करती है, लगता है जैसे बोरी से निकालकर कपड़े पहने हैं। शादी के वक्त सोचा था लड़की पढ़ी लिखी है, दान दहेज भी अच्छा मिल रहा है तो घर में कोई परेशानी नहीं होगी, पर यह तो किसी काम की ही नहीं है। सच कहती थी आप, बिल्कुल फूहड़ है। फूहड़ गुस्से में राघव अपने कमरे में आ गया। सरिता, सरिता कहाँ हो तुम? माँ बाहर अकेली बैठी हैं और तुम अंदर यह क्या कर रही हो? तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि उन्हें ठंडा पानी पिला दो या घर के अंदर बुला लो? तुम कल की शादी करके आई हो, क्या इतने सालों से तो हमारे साथ रह रही हो, फिर भी मेरी माँ का ख्याल तुमसे नहीं रखा जाता? क्या यही सिखाया है तुम्हारे बाप ने? बेमतलब की बात राघव ने छेड़ी और सरिता के साथ बहस करने लगा। सरिता अपनी सफाई में बोली जा रही थी, पर मैं तो आपके कपड़ों को तय लगा रही थी और अभी अभी तो मैंने माँ जी से कहा था कि आप बाहर मत बैठिए, कमरे के अंदर बैठिए। लेकिन मम्मी जी गांव वाली चाची से बात कर रही थी तो मैंने बार बार बीच में दखल अंदाजी करना ठीक नहीं समझा और यहाँ अंदर के काम करने लगी। पर बात क्या हुई यह तो बताइए। कुमुद जी झट से बोली, बहू मैंने कुछ नहीं कहा राघव से, तुम मुझसे नाराज मत होना। अपनी माँ के इतना कहने पर तो राघव और चिल्लाने लगा, तुम मेरी माँ को डरा धमका कर रखती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें डराने की? भूलो मत तुम मेरे घर में रह रही हो, तुम्हारे घर में यह सब चलता होगा, मेरे घर में नहीं चलेगा। मेरी माँ और मैं जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। और हाँ खबरदार, जो मेरे बच्चों को अपने जैसा बनाने की कोशिश भी की तो काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ए माँ, आप इसकी बातों में मत आया करो, आपकी जो मर्जी आए करो। इसके बाप का घर नहीं है और इसके बाप ने आज तक दिया ही क्या है जो इतना अकड़ रही है? सरिता के सब्र का बांध उस वक्त टूट पड़ा जब राघव बोला, अकड़ रही हो? 6 साल से तुम्हें पाल रहा हूँ। अरे
उनके दहेज के पैसे तो कब से तुम खाकर बैठ चुकी हो। तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारे देकर मुझे ठगा है। ठगा इतना? कहते कहते राघव अपनी कॉलर ऊपर करके सोफे पर फैल कर बैठ गया। पिछले 6 सालों से सरिता ये सब सुन और बर्दाश्त ही तो कर रही थी कि दिया ही क्या है तुम्हारे बाप ने। राघव अभी भी चिल्ला ही रहा था कि अचानक से सरिता ने टेबल पर रखी हुई थाली को उठाकर जोर से जमीन पर फेंका और बोली, बस अब बहुत हुआ। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो और मेरे बाप का नाम लेते हो। जिस सोफे पर तुम बैठे हो, जिस बर्तन में तुम खाते हो और तुम्हारी माँ जो टीवी को देख रही है, जिस फ्रिज की तुम बात कर रहे हो, जिसका ठंडा पानी तुम्हारी माँ पीना चाहती है और ऐसी वह सब मेरे बाप का दिया हुआ है। समझ में आया या कुछ और बताऊं? कुमार जी बाहर से बागी बागी अंदर आई और बोली, बहू ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? अच्छे घर की बहू बेटियां ऐसी हरकत करती हैं भला? बताऊं तुम्हारे बाप को कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सरिता की आंखें आंसुओं से नम थी, पर उसने खुद को संभाला और बोली, बस माँ जी बंद कीजिए अपने पन का ढोंग। और क्या बताना चाहती हैं बता दीजिए। बचा ही क्या है? आज मुझे कोई चुप नहीं कराएगा, वरना ऐसा ना हो कि ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए और आपका अपमान हो जाए। कुमार जी बोली, अच्छा बहू तुम इसीलिए इतना बोल रही हो ना कि तुम्हारे बाप ने दहेज दिया है। अरे तो क्या नया किया था? ठीक है, तुम्हारे दहेज के सामान को अब मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। सरिता हंसकर बोली, 6 साल से इस्तेमाल तो कर ही रही हैं और यह जो एसी की हवा की बात कर रही है वह भी मेरी बाप का ही दिया हुआ है। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि बिजली का बिल भी मेरा बाप भरे? अरे कुछ तो शर्म करो। राघव बोला, तुम मेरी माँ के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें ऐसे जवाब देने की? और तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे जवाब दोगी? सरिता बोली, रुकिए माँ जी, आपसे तो मैं बाद में बात करूँगी। पहले आज मुझे इन्हें देना है कि आखिर मेरे बाप ने क्या क्या दिया है। तो बताइए पतिदेव, और क्या सुनना चाहते हैं? यह जो आप अपने 6x7 के बेड पर चौड़े होकर राजा बनकर सोते हैं ना, वह भी मेरे बाप ने दिया है। आपके पूरे खानदान को ब्रांडेड कपड़े दिए थे। अरे आपकी गिनती कम पड़ जाएगी। मुझे तो लगता है अगर मैं ब्याह कर इस घर में नहीं आती तो यह घर नहीं कंगाल का खंडर होता। शुक्र मनाओ कि मैं आई और इस मकान को घर बनाया, क्योंकि घर सामानों से नहीं अपनेपन से बनता है। इतने बड़े मकान को घर तो मैंने बना दिया, पर कहीं ना कहीं मैं खुद ही खो गई। कुमार जी बोली, यह सब तो हर लड़की के माँ बाप देते हैं, तो तुम्हारे बाप ने नया क्या अलग कर दिया? और तुम्हारे बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि पति से जवान लड़ाओ? सरिता बोली, सही कहा आपने, मेरे संस्कार खराब हैं। मेरे पिता का आए दिन इस घर में अपमान होता है और मैं चुपचाप सुनती हूँ। बिल्कुल मैं बुरी हूँ। मुझे अब तक मेरे पिता की बुराई करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे संस्कार बुरे थे। मैं उनकी बुराई सुनती रही और कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल संस्कार नहीं है मुझ में। इतना सब सुनने के बाद भी मैं यहाँ हूँ। कुमार जी बोली, बहू तुम ज़्यादा नहीं बोल रही हो। अरे ठीक है, कभी कभी राघव तुम्हें कुछ बोल भी देता है, पर हमने तो आज तक कुछ नहीं कहा, तो तुमने हमारे लिए भी आज तक कहा कुछ किया है? सरिता हंसकर बोली, हाँ सही कहा माँ जी, मैंने तो आज तक आप लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं। अरे किया तो आप लोगों ने है। मेरे एक दिन बीमार क्या पड़ जाती हूँ, वह खबर भी मेरे मायके तक पहुँच जाती है। यहाँ तक कि पड़ोस तक में बात फैल जाती है कि महारानी बीमार है तो आराम कर रही है। मुझे तो यहाँ तक सुनने को मिलता है कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं, तब ये हाल है। ऐसी बहू आई है कि बुढ़ापे में कौन देखेगा? पता नहीं। कुमार जी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पड़ोसी ने मुझे काम करते हुए देखा होगा तो पूछा होगा, तो मैंने बोल दिया। उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक है? सरिता बोली,
एक बात बताइए माँ जी, जिस पड़ोसी से आप यह सब कहती हैं, क्या वह आपका बुढ़ापा पार लगा देगी? छोटी छोटी बातों पर मेरे मायके तक बात पहुंचाती जाती है। क्या आपको अभी भी लगता है मेरे बाप ने क्या दिया है? तो मेरे बाप ने सुनिए क्या दिया है। मेरे बाप ने जीती जागती इंसान जैसी बेटी दी है आपको, जो दिन रात पशुओं की तरह खट रहती है, आपकी और आपके बेटे की चाकरी में लगी रहती है और आप लोगों के ताने भी सुनती है, यहाँ तक कि आपके बेटे की गाली भी सुनती है। फिर भी आप लोग ये कहते हैं कि मेरे बाप ने दिया क्या है? अरे आप जैसे लोगों की वजह से घर में बहू जलाई जाती है। दिन भर घर के काम करने के लिए बहू को आप लाते हैं और ताने कसने के लिए फलाने की बेटी मिल जाती है, और आप क्या कहती हैं? फलाने की बहू अच्छी है और आपकी नहीं है। चुगली बंद कीजिए माँ जी, आप अपने घर पर ध्यान देंगी तो एक दिन आपका घर भी स्वर्ग हो जाएगा। राघव गुस्से में आग बबूला होकर सरिता के सामने आया और बोला, बहुत सुन रहा हूँ तुम्हारी बकवास। इतना कहते हुए राघव ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, सरिता ने अपना हाथ उसके सामने रख दिया और बोली, बस आपने बहुत मार लिया और मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। यह भूल अगर दोबारा की तो तुम माँ बेटे दोनों से ऐसी चक्की पिसवाऊंगी कि माँ का अंतिम संस्कार जेल में होगा और आपका बुढ़ापा वहीं बीत जाएगा। माँ जी, अगर आपने अपनी औलाद को थोड़े से संस्कार दिए होते और उसे उठने बैठने का तरीका सिखाया होता तो आपको किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। किसी लड़की के बाप बाई लड़की के घर पर भीख मांगने नहीं जाते, बल्कि लड़के वाले ही मुंह खोले रहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। तो आपकी और आपके बेटे की भलाई इसी में है कि आप लोग सुधर जाइए, वरना अगर यह बात बिगड़ी तो संभल नहीं पाएगी। अरे अगर बहू बेटी झुक रही है तो उसे इतना मत प्रताड़ित करो कि किसी दिन वह अकड़ कर खड़ी हो जाए। आखिर है तो वह भी एक औरत। राघव बोला, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, अपने पति का अपमान करती हो, क्या यही तुम्हें शोभा देता है? सरिता बोली, सम्मान दोनों तरफ से होता है। यह कहाँ लिखा है कि पत्नी का अपमान करके पति की शान बढ़ती है? पत्नी का अपमान करके कौन सा पति आज तक शान से जी पाया है जो आप जी लेंगे? यह बात आपको समझ में नहीं आती। आप तो अपने ही हाथों से अपनी गृहस्थी में आग लगाते आ रहे हैं। आज आपकी माँ आपकी पीठ पर खड़ी है, पर पीठ पीछे मुझे यकीन है यह भी बातें करती होगी कि अपनी बीवी के साथ इसकी बनती नहीं तो मेरे लिए क्या करेगा। विश्वास ना हो तो किसी दिन पता कर लीजिएगा। जिस दिन मैं इस घर के लिए करना छोड़ दूंगी, आपकी माँ आपको एक रोटी तक बनाकर नहीं देगी, याद रखिएगा। कमरे में सन्नाटा पसर गया और जमीन पर गिरी हुई थाली को उठाकर सरिता रसोई की तरफ चली गई। उस रात सरिता ने रसोई में पैर नहीं रखा। राघव ने गुस्से में दिन में भी खाना नहीं खाया था। जब वह अपनी माँ के कमरे में गया तो उसके कुछ कहने से पहले ही कुमत जी बोली, बेटा मुझसे रसोई के काम नहीं होते हैं और खाना बनाने के लिए काम वाली खूँ इतना फालतू खर्चा मैं नहीं कर सकती। राघव को आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि तुमने दिन में भी कुछ नहीं खाया, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं। राघव कुमत जी से बोला, माँ सरिता सही कहती है, आपकी वजह से मैं उसे हमेशा ही भला बुरा कहता आ रहा हूँ और वह चुपचाप मेरे हर काम करती रही। एक दिन उसने मुझे रोटी नहीं खिलाई तो आपने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो दिन रात आपके लिए उसे भला बुरा कहता रहा। अब मैं भी अपनी पत्नी का पक्ष लूँगा। अब लगता है मुझे कि उसने दिन में जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। आपने मुझे लालची बना दिया और मेरी शादी नहीं बल्कि मेरा सौदा किया, जिसके कारण ना तो मेरे ससुराल में मेरी इज्जत रही ना बीवी की आंखों में। मैं तो कहीं का नहीं रहा। थोड़ी देर बाद सरिता थाली में रोटी सब्जी दाल लेकर राघव के बगल वाली टेबल पर रखते हुए बोली, खाना खा लीजिए, आपने दिन में भी नहीं खाया है।
आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। जैसे ही सरिता वहाँ से जाने लगी, राघव उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने तुम्हारे साथ इतने सालों तक कितना बुरा बर्ताव किया, पर आज भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो। इतना कहते कहते राघव की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर सरिता बहुत हैरान हुई और उसे एहसास हुआ कि शायद राघव सुधरना चाह रहे हैं। सरिता ने राघव को एक मौका दिया और बोली, आपकी गलती नहीं है, आपने बचपन से शायद यही सब देखा है, पर याद रखिए, जिस घर में औरत की इज्जत होती है वह और लक्ष्मी वहीं अपना डेरा जमाते हैं। आगे आपकी मर्जी। राघव ने आगे बढ़कर सरिता को गले से लगा लिया और बोला, आज के बाद मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और तुम्हारे भाई और पिता से भी जाकर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगूंगा। सरिता मुस्कुराकर बोली, सुबह का बोला अगर शाम को लौट आए तो उसे बोला नहीं कहते हैं। आप खाना खाइए, मैं माँ जी को खाना देकर आती हूँ। सरिता कमरे से निकली और शीशे में खुद को देखकर सोचने लगी कि क्या उसे अपना आज वाला रूप बहुत पहले दिखाना चाहिए था। क्या जब तक औरत अपने लिए खड़ी ना हो, कोई उसके लिए नहीं सोचता। जिस पति के लिए वह अपने माँ बाप, भाई बहन, हर रिश्ते को छोड़कर आती है, वह भी उसकी भावनाओं को नहीं समझता। अगर ऐसा है तो हर औरत को सामने वाले का मुंह उसी दिन बंद करना होगा जब पहली बार कोई किसी औरत का अपमान करे, क्योंकि किसी औरत का अपमान करके किसी भी पुरुष की शान नहीं बढ़ती। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। फिर कभी राघव ने सरिता से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। वो समझ चुका था, बच्चे हो या बूढ़े, स्त्री हो या पुरुष, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।